हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग अब तक 3.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3 में अब तक जो मेथड हमने सीखा है वो है ग्राफिकल मेथड, राइट, जिसमें हमने देखा कि कैसे ग्राफ के ज़रिए किसी भी गिवन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने एल्जेब्रिक मेथड्स में 3 मेथड अब तक सीख चुके हैं, जो 3 मेथड ही है निकालने का आपके मतलब ये लीनियर इक्वेशन का। तो उसमें से पहला हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, प्रोसेस आपको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। फिर हमने सीखा था एलिमिनेशन मेथड एंड लास्ट हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो 3.6 में हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, थोड़ा जिसका डिफ़िकल्टी लेवल आप कह सकते हैं कि अब तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस करने से सारा डिफ़िकल्टी जो है पानी पानी हो जाएगा आपका। एंड इसमें मिला जुला मेथड्स होगा। आप अपने मेथड्स, मतलब अगर क्वेश्चन में कोई मेथड्स नहीं लिखा रहेगा तो आप अपने मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एंड मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जो भी बेस्ट मेथड रहेगा, जो करने से आपको कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो मेथड से मैं आपको कराऊँ, ठीक है। तो क्लास में फुल कंसंट्रेशन दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। एंड उसके बाद साथ साथ आप जो है अपने नोटबुक में भी जो है सारे के सारे सॉल्यूशन को नोट करते जाइए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन पार्ट। 3.6 में हम लोग कोई नया मेथड या प्रोसेस सीखने वाले नहीं हैं, जब बल्कि जो प्रोसेस हमने सीखा है उससे थोड़ा और, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उस तरह क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड इसमें आप अगर क्वेश्चन में कोई मेथड ना लिखा हो तो आपके पास पूरी आज़ादी होगी कि आप कोई भी मेथड इसमें यूज़ करें, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल में पहले देख लेते हैं कि किस तरह क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं आगे एक्सरसाइज 3.6 में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन एक्सरसाइज 3.6 को भी हम जो है जल्द से जल्द खत्म करेंगे। तो एग्जाम्पल 17 देखिए, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे देखिए सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बोला है ना, तो लीनियर इक्वेशन नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? क्योंकि इसका एक रीज़न है, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग लीनियर फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। 2/x को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? 2/x मतलब क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू 1/x, राइट। 2 इंटू 1/x मतलब 2/x। उस तरह से 3/y को क्या लिख सकते हैं? 3/y मतलब होता है 3 इंटू 1/y, इजंट इट। तो 2/x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, 3/y को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y। सिमिलरली 5/x को लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x एंड 4/y को लिख सकते हैं 4 इंटू 1/y। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हमने रीफॉर्म कर लिया है, कैसे? 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 1/x एंड 1/y को किसी दूसरे वेरिएबल में अज्यूम कर लेंगे लीनियर फॉर्म में लेके आने के लिए, ठीक है। दिस इक्वेशन आर नॉट इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c। इस फॉर्म में नहीं है, मतलब ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। सिंपल आप वन लाइन में लिख सकते हैं, दे आर नॉट इन लीनियर फॉर्म। लेकिन अगर हम 1/x को p ले लेते हैं, सपोज हमने 1/x को क्या ले लिया? 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y को हमने q से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाता है? अगर इसके 1/x को p ले लेते हैं तो इक्वेशन, ओके, 1/x अगर p लिया है तो ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2, 1/x की जगह पे हम लिख देंगे p स्मॉल p प्लस 1/y को हमने q ले रखा है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। उस तरह से ये वाले इक्वेशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। 1/x की जगह पे हम क्या रख देंगे? p रख देंगे, माइनस 1/y की जगह पे हम क्या रख देंगे? q माइनस 4q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो अब आपको ये लीनियर इक्वेशन में दिख रहा है, लीनियर फॉर्म में दिख रहे हैं, एंड इसमें दो वेरिएबल है p एंड q। तो इसका हम p एंड q का वैल्यू निकालेंगे, एंड उसके बाद का प्रोसेस मैं फिर आपको समझाता हूँ। तो ये आप आराम से जो है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलिए, सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, एलिमिनेशन बोलिए, कोई भी मेथड लगा के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं पी एंड क्यू का, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे देखिए हमने बना लिया, रिप्लेस करके वैल्यूज को 1/x एंड 1/y का। ये हो गया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, जो कि ये इक्वेशन है। एंड दूसरे वाले में से हमको क्या मिल रहा है? 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2, इसका भी हमने नंबरिंग कर दिया, एंड वी गॉट इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, राइट। उसके आगे देखते हैं, वी हैव एक्सप्रेस द इक्वेशन एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ना हमने जो एक्चुअल में इक्वेशन दिया हुआ था
वो लीनियर फॉर्म में नहीं था, हमने क्या कर दिया, इसको लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, उसका कुछ और वैल्यू एज्यूम करके। अब आप इसमें कोई भी मेथड लगा के इसमें सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपका p का वैल्यू आएगा 2 एंड q का वैल्यू आएगा 3। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं दिखा गया, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ये हमारा इक्वेशन 3 है, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, हम इसमें से किसी भी, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखा रहा हूँ, बट आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इसका पी एन क्यू का वैल्यू निकालने के लिए, जो आपको सही लगे, ठीक है, या इजी लगे। 2p इजिकल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3q, 13 माइनस 3q। उसके बाद p इजिकल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3q बाय 2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 तक ऑलरेडी हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, ये p का वैल्यू किस में पुट करेंगे, हमने इक्वेशन 3 से निकाला तो इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। 5 और p का वैल्यू 5p है, तो p का वैल्यू है 13 माइनस 3q बाय 2 माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस। तो अब ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, एलसीएम 1 होगा, ये जैसे का वैसे ही रहेगा, सॉरी एलसीएम 1 नहीं, एलसीएम 2 होगा, ये जैसे का वैसे होगा, एंड ये हो जाएगा 8q, 1 2 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8q इज इक्वल टू माइनस। तो अगले स्टेप में ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 13 कितना होता है, 65 माइनस 5 इंटू 3 15q माइनस 8q इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा -4। 65 को इधर ले जाते हैं, -15 माइनस 18 कितना हो जाएगा, -23q इज इक्वल टू -4 -65, फिर -23q इज इक्वल टू -69, है ना, 69 है ये, ठीक है, 69 69। तो माइनस माइनस कैंसिल, q इज इक्वल टू 69/23, इसका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 3। तो q का वैल्यू आ गया क्या, 3, q हमारा 3 आ रखा है, यानी q का वैल्यू आप किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। पुटिंग q इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5 वी गेट, देखिए p इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2, तो 13 माइनस 9/2, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, है ना, बाई 2। तो p का वैल्यू आ गया 2, p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3। ये p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 3 आ गया। देखिए ये सॉल्व नहीं किया है यहाँ पे, ये आपको करना है, आप डायरेक्टली p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 3 नहीं निकाल सकते, है ना। तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 3। अब याद है p इज इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ था, p इज इक्वल टू हमने यहाँ पर देखिए p इज इक्वल टू हमने 1/x लिया हुआ था, यानी कि p की जगह हम अभी क्या पुट कर देंगे, p की जगह हम पुट कर देंगे 1/x, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 1/x है, तो इसका मतलब 1/x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, x इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2। उस तरह से q इज इक्वल टू हमको 3 मिला है, q इज इक्वल टू तो 3 मिला है, q मतलब क्या है, q मतलब है 1/y, यानी कि 1/y इज इक्वल टू 3। 1/y इज इक्वल टू 3 होने का मतलब क्या, 3 इधर आ जाएगा, y इधर चला जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1/3, यानी कि हमको x एंड y का वैल्यू अल्टीमेटली चाहिए था, p q का नहीं। तो x का वैल्यू हो गया 1/2, ये है आंसर, x का वैल्यू हो गया 1/2 एंड y का वैल्यू हो गया 1/3, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करके देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन था, क्या था इक्वेशन, देखिए 2 इंटू 1/x, ये रहा 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। तो x और y का वैल्यू क्या आया, x आया है 1/2, ये रहा x है 1/2 एंड y है 1/3। चलिए वेरिफिकेशन करके देखते हैं, x 1/2 y 1/3 लिख लेते हैं पहले इसको, x इज इक्वल टू 1/2 y इज इक्वल टू 1/3। तो वेरिफिकेशन करना पहले भी सिखाया हुआ है मैंने, क्या करेंगे हम
इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड का वैल्यू आता है कि नहीं देखेंगे। तो फर्स्ट वाले में पुट करते हैं। जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y है ना। तो 2/x का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 3/y का वैल्यू क्या है 1/3। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 इंटू 2/1 प्लस 3 इंटू 3/1। तो देखिए 2 2 का कितना हो गया 4/1 लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, एंड 3 3 9। तो ये इजिकल टू 13 आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए 13 है, और तो हमारा आंसर राइट है। अब इसमें भी वेरीफाई करिए। इसमें कैसे वेरीफाई करेंगे, 5/x है माइनस 4/y है। तो 5/x का वैल्यू कितना है 1/2 माइनस 4/1/3। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/1 है ना, माइनस 4 इंटू 3/1, ये रेसिप्रोकल हो जा रहा है। तो ये 5 2 जा 10 एंड माइनस 4 2 जा 12। तो 10 माइनस 12 माइनस 2, यहाँ पर भी माइनस 2 है, यानी कि हमारा आंसर राइट है। ठीक है। तो वेरिफिकेशन करना नॉर्मली क्वेश्चन में पूछता नहीं है, अगर पूछता है तो आपको आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 18। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है और थोड़ा सा डरावने फॉर्म में दिख रहा है ना। उसमें तो चलिए 1/x था एंड 1/y था, तो हमने उसको अज्यूम कर लिया, लेकिन यहाँ पे 1/x नहीं है, 1/x माइनस 1 दिख रहा है एंड 1/y माइनस 2 दिख रहा है ना। तो इक्वेशन जो दिया हुआ है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इजिकल टू 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इजिकल टू 1। तो यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन में इसका सिस्टम क्या होता है सॉल्व करने का, आपको कुछ ऐसा चीज़ ढूंढना पड़ता है कि जो दोनों में सेम हो, ताकि उस चीज़ को हम अज्यूम करके एक लीनियर फॉर्म में लेके आए। जैसे वहाँ पर हमने देखा था 1/x, पहले वाले क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल 17 था उसमें हमने देखा था 1/x पहले वाले इक्वेशन में भी मिल रहा था, 1/x दूसरे वाले इक्वेशन में भी मिल रहा था, सिमिलरली 1/y भी दोनों में ही मिल रहा था। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हमको मिलेगा जो दोनों में होगा, एंड उसी को हम लोग जो है ढूंढेंगे इसमें। तो देखिए 5/x माइनस 1 एंड प्लस है 1/y माइनस 2 है ना, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2। ये जो 5/x माइनस 1 है, 5/x माइनस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, तो इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 5/1/y माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इजिकल टू 2, और यहाँ पर 6 इंटू, ये 5 इंटू है 6 इंटू 1/x माइनस 1 माइनस ये जो 3 है 3 इंटू 1/y माइनस 2। नाउ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1, इसको यहाँ पे 1 होगा, 1/x माइनस 1 का वैल्यू हम p पुट कर रहे हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे 1/x माइनस 1 दोनों में है ना, तो 1/x माइनस 1 को हटा के p लिख रहे हैं, एंड 1/y माइनस 2 को हटा के हम क्या लिख रहे हैं q। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए 5p प्लस ये 1q बनेगा, 1q मतलब q। तो 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा 6p माइनस 3q, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। तो अब आपको जो इक्वेशन मिल गया है वो लीनियर फॉर्म में दो इक्वेशन मिल गया है, दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करके आपको क्या करना है p एंड q का वैल्यू निकालना है, फिर वो p एंड q का वैल्यू जो है ये इसके इज इक्वल टू में पुट कर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। फ्रॉम इक्वेशन 3 from इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 में से हमको q का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए q, तो इक्वेशन 3 में से जो वैल्यू मिलेगा हमको क्या मिलेगा, q इज इक्वल टू 2 माइनस 5p। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 5। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग, सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग कुछ भी बोलिए, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ q फ्रॉम इक्वेशन 5, ये हम किसमें पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, इन इक्वेशन 4। तो चलिए पुट करते हैं, क्या है 6p माइनस 3, q का वैल्यू क्या है 2 माइनस 5p इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 6p माइनस इंटू प्लस माइनस 6 हो जाएगा, 3 6 अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 15p इज इक्वल टू 1।
तो 6p प्लस 15p कितना होगा 21 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 21p इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू क्या होगा 7/21 मतलब 1/3। 7 1 7 7 3 21 होता है, तो p इज इक्वल टू 1/3 आ गया। देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/3। अब ये p इज इक्वल टू 1/3 किस में पुट करेंगे, हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग p is equal to 1/3 in equation 5 we get इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं q is equal to 2 minus 5 into 1/3। तो q is equal to क्या हो जाएगा 2 minus 5/3। एलसीएम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 6 minus 5। देयरफॉर q is equal to कितना आया 1/3। तो जब p is equal to 1/3 आया तब हम क्या पुट करेंगे, ये p की जगह पे 1/x-1 पुट कर देंगे। ठीक है, ये p की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1/x-1। तो 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। देखिए ये वाला चीज़ आप कंटिन्यू करेंगे ना, ये p जैसे आ गया तो p की जगह पे आप जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए 1/x-1 पुट कर देंगे। 1/x-1 पुट कर दिया p की जगह पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर -1 को अब इधर लेके आए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। उसके बाद फिर p इज इक्वल टू हम 1/3 हमने पुट कर दिया इक्वेशन 5 में। फिर q इज इक्वल टू 1/3 आ गया। जब q इज इक्वल टू 1/3 आ गया, q का वैल्यू हमने क्या ले रखा था 1/y-2 ले रखा था, याद है। तो q के जगह पे हम अब क्या पुट कर देंगे 1/y-2। q इज इक्वल टू 1/3 एंड q को हमने क्या एज्यूम किया था 1/y-2। तो 1/y-2 इज इक्वल टू 3। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ये 3 into 1 3 एंड ये इज इक्वल टू y-2 -2 इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 5। तो ये दो हमारा हो गया आंसर, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। अगर आपने p q का निकाल के रख दिया खुशी खुशी, तो खुशी खुशी टीचर भी आपको जो है रॉन्ग दे देंगे, है ना। पूरा कंप्लीट करके आपको एक्स वाई तक निकालना है। फिर आप इसको वेरिफिकेशन कीजिए अपने तरीके से। वेरिफिकेशन मैंने आपको सिखाया हुआ है, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 5। जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन का उसमें पुट करके देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये वेरिफिकेशन सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता हूँ कि कभी अगर आपको एग्जाम में ऐसा लगे कि आपका आंसर सही है या गलत है तो आप उसको वेरिफिकेशन के जरिए ही देख सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन में पुट करके दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तब आप कह सकते हैं कि आपका आंसर सही है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 19, a boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. Very good and very important question। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको दो नया टर्म मिला है, पहले उस टर्म को समझ लेते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग ये दोनों टर्म में छुपा हुआ है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, और रिवर का बात किया है ना इसमें, बोट मतलब बोट किस में चलेगा, ऑब्वियसली रिवर में चलेगा। यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिख रहा है। तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम समझ लीजिए। रिवर जो है किसी एक तरफ बहता है ना, या बहती है जो भी हो, रिवर जो है किसी एक तरफ बहती है। कभी देखा है कि रिवर का आधा पोर्शन इस तरह इधर बह रहा है और आधा पोर्शन इधर बह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो किसी एक तरफ ही फ्लो करते हैं, इधर 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 उधर। तो रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है ना, उस डायरेक्शन को हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। जिस डायरेक्शन में, क्योंकि रिवर जो है नीचे की तरफ से फ्लो करती है ज़्यादा, तो इसलिए रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम बोलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। ठीक है, ध्यान से, रिवर जिस तरफ फ्लो कर रही है वो होगा डाउन स्ट्रीम एंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को बोलेंगे हम अपस्ट्रीम। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, या इमेजिन कीजिए दिमाग में कि एक बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो उसको डाउन स्ट्रीम जाने के लिए दिक्कत को फेस करना पड़ेगा या वो आसानी से जाएगा? वह आसानी से जा पाए, क्योंकि वो बोट भी उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ पानी बह रहा है। क्योंकि उस अगर वो कुछ भी ना करे बोट, तो भी पानी का बहाव जो है बोट को कहीं ना कहीं लेके जाएगा, है कि नहीं। बोट को चलाने के लिए इस तरह से पानी को ढकेलना पड़ता है पीछे की तरफ, लेकिन अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा होगा तो आसानी से वो जो है जा सकता है बिना कोई रुकावट के, है ना।
लेकिन अप स्ट्रीम अगर जाना होगा तब उसको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि पानी का फोर्स इस तरफ जा रहा है और बोट इस तरफ जाना चाहता है। तब उसको क्या करना होगा, पानी को बहुत ज़्यादा ताकत के साथ फोर्स दे दे के आगे बढ़ना होगा। तो इससे होगा क्या, जब वो बोट डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करेगा या करेगी, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना लैंग्वेज में, जब वो बोट डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करेगी तो उस समय क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा बल्कि आसानी होगा कि बोट का तो अपना एक स्पीड होता ही है, प्लस जो पानी का स्पीड है उसके चलते बोट जो है काफ़ी बहुत स्पीड में जा पाएगा। लेकिन जब अपस्ट्रीम आएगा तब उसको दिक्कत फेस होगा। क्यों? क्योंकि वो जाना चाहती है ऐसा डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से पानी जो उसको धक्का मारे, तो इसके चलते बोट का स्पीड क्या होगा, अल्टीमेटली कम हो जाएगा, है ना, और ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा अपस्ट्रीम जाने के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए वापस क्वेश्चन में चलते हैं। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 10 आवर्स। तो यहाँ पर जो जर्नी है वो दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, फिर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी जाता है, 10 घंटे लग जाते हैं। फिर 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकता है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बोट एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको बोला है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोला है एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। जैसे कि मैंने बताया कि पानी बह रहा है तो उसका भी एक ना एक स्पीड होगा, और बोट का भी खुद अपना एक स्पीड होगा। जो नाविक है वो चलाते हैं ना, तो उसका बोट का भी अपना एक स्पीड होता है। तो यहाँ पर दोनों स्पीड का खेल है। जब डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करेंगे, मैंने क्या बोला, स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। स्पीड कैसे ज़्यादा होगा, एक तो आपका स्ट्रीम का स्पीड है, इसका स्पीड है स्ट्रीम का, और दूसरा क्या है, बोट का स्पीड है। तो जब डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करेंगे ये दोनों का स्पीड मिक्स हो जाएगा और बोट जो है बहुत जल्दी से बहेगा या पानी में ट्रेवल करेगा। लेकिन जब अपस्ट्रीम आने का बारी आएगा उस समय क्या होगा, बोट का जो भी स्पीड है वो स्पीड कम हो जाएगा। कैसे कम होगा वो स्पीड, बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इसीलिए हम इसमें माइनस करेंगे तो जो नेट स्पीड होगा उस समय जाने का वो क्या होगा, स्पीड का बोट से स्ट्रीम का स्पीड को हम माइनस करके जो स्पीड आएगा उस स्पीड से बोट जब अपस्ट्रीम जा पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि डाउन स्ट्रीम जाते समय स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाएगी कि वो पीछे से धक्का आ रहा है। एक इस तरह का फीलिंग होगी कि पीछे से धक्का आ रहा है। तो किसी को जब पीछे से धक्का मिलता है, आप साइकिल चला रहे हैं, अपना एक स्पीड है आपका और पीछे से आपको थोड़ा धक्का मिल जाता है, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन आप वो साइकिल चला रहे हैं और आपको सामने से कोई रोके या रोकने की कोशिश करे, सामने से धक्का आए, तब आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो दैट मीन्स उसको एक धक्का पानी का भी मिल रहा है और खुद का उसका स्पीड है ही है, तो टोटल स्पीड हो जा रहा है उसका स्ट्रीम का स्पीड प्लस बोट का स्पीड। लेकिन जब अपस्ट्रीम जा रहा है तो क्योंकि पानी उल्टा तरफ से फोर्स दे रहे हैं तो बोट का स्पीड तब कम हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे लॉजिक को अप्लाई करेंगे। लेट्स सी, तो हमको मानना है कि यहाँ पे क्या पूछा, स्ट्रीम का एंड बोट का स्पीड। तो हमने स्ट्रीम का स्पीड को लेट द स्पीड ऑफ द बोट भी x किलोमीटर पर आवर, जो बोट का स्पीड है उसको हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया। स्टिल वाटर मतलब अगर पानी नहीं बहेगा तो बोट का क्या स्पीड है वो कहना चाह रहे हैं। आप सिंपल स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट भी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये हमने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करेंगे तो स्पीड क्या होगा, स्ट्रीम प्लस बोट। तो स्पीड ऑफ द बोट वाइल ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम क्या है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ द बोट वाइल ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम, बोट से स्ट्रीम को माइनस कर देंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये आपको ऑलरेडी पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकाले, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। फिजिक्स में भी कई बार पढ़ा है इसको। इन द फर्स्ट केस में क्या बोला है, बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो देखिए ये डिस्टेंस है, ठीक है, और अपस्ट्रीम जा रहा है बोट। अपस्ट्रीम जाने के लिए बोट का स्पीड कितना है, अपस्ट्रीम जाने के लिए बोट का स्पीड है x माइनस वाई। तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। तो अपस्ट्रीम उसका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और उसका स्पीड कितना है x माइनस वाई। तो इतना टाइम लगेगा बोट को अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर जाने के लिए। फिर वो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जाता है। तो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय स्पीड है हमारा फॉर्मूला, तो डिस्टेंस है 44 और ये कहाँ जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, तो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम जाने के लिए 30 किलोमीटर, ये टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम जाने के लिए 44 किलोमीटर, और ये दोनों टाइम का टोटल कितना बोला है, 10 आवर्स बोला है। यानी कि हमारा
30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई इजिकल टू क्या होगा 10 होगा। यहाँ से आपको इक्वेशन 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए टाइम 1 30/x माइनस वाई, ये टाइम कब लग रहा है व्हेन द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, लेट द टाइम टेकन इन आवर बी t1, तो t1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 30/x माइनस वाई। समझ में आया। अब 44 किलोमीटर जो डाउन स्ट्रीम हो जाता है वो क्या हो जाएगा t2 जाने के लिए उसको जो t2 है टाइम वो क्या हो जाएगा 44 डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, उसका स्पीड क्या है x प्लस वाई, तो t2 हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। एंड ये दोनों टाइम का टोटल क्या बोला है कि कंडीशन 1 में जो टाइम टोटल लग रहा है वो कितना लग रहा है 10 आवर्स का टाइम लग रहा है, यानी कि t1 प्लस t2 ये मिलकर कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 इज 10 आवर्स। ठीक है, यानी कि 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड वाले केस में क्या डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में बोला, सेकंड वाले केस में 13 घंटे लगते हैं, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 40 एंड 55 है ना, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो सेम वे जैसे हमने उसमें निकाला इसमें t3 t4 निकालेंगे, t3 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हैं, अपस्ट्रीम जाने का स्पीड क्या है x माइनस वाई, तो टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 40/x माइनस वाई। ठीक है, फिर डाउन स्ट्रीम जाते हैं 55 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम जाने का स्पीड क्या है x प्लस वाई, तो इसका टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड 55/x प्लस वाई। टोटल टाइम कितना लग रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 आवर्स, तो ये टाइम दोनों को ऐड करके कितना आ गया 13 आवर्स। अब देखिए ये दो इक्वेशन जो हमको मिला है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसमें से आप स्टूडेंट्स क्या निकाल पाएंगे 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई दोनों में सेम है, यहाँ पर 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई दोनों में सेम है, तो इसको हम 1/x माइनस वाई को एंड 1/x प्लस वाई को अलग कोई दोनों वेरिएबल मान लेते हैं। आप हम उसको PQ मान सकते हैं, AB मान सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी MN मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 1/x माइनस वाई को u ले लिया है एंड 1/x प्लस वाई को v ले लिया है। ठीक है, तो अब हमारा जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा 30u प्लस ये हो जाएगा 44v इजिकल टू 10। उसी तरह से ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा 40u प्लस 55v इजिकल टू 13। ठीक है, अब u और v का वैल्यू निकालना है, ये इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन आने के बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ किया गया है। फिर मैं बता रहा हूँ आप चाहे तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कब यूज़ करने की कोशिश करते हैं जब देखते हैं कि थोड़ा वैल्यूज़ जो है इसमें बड़ा बड़ा दिख रहा हो, उस समय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तो क्या होगा कि ये मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, यहाँ से आप u का वैल्यू निकालते हैं तो ये 10 माइनस 44v बाई 30 हो जाएगा, फिर वो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आई होप आपको याद है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो इक्वेशन है उसको a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना होगा। तो ये इक्वेशन को हमने उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था आपको, पहले वैल्यूज नोट कर लेने को, a1 इजिकल टू 30, b1 इजिकल टू 44, c1 इजिकल टू कितना है -10 है ना, यहाँ से नहीं ले रहे हम, यहाँ से ले रहे हैं, ध्यान रखना। a2 इजिकल टू 40, b2 इजिकल टू 55 एंड c2 इजिकल टू कितना है -13। तो अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने सिखाया था, कैसे करने के लिए सिखाया था, x के नीचे x का जो वेरिएबल है उसको छोड़ के बाकी लेंगे, यानी कि b1 b2 c1 c2 है ना, इजिकल टू y के नीचे c1 c2 a1 a2 इजिकल टू 1 के नीचे a1 a2 एंड b1 b2। ठीक है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा, x तो नहीं है हमारे यहाँ पे इक्वेशन में u v है, तो हम वही उसी चीज़ को यूज़ करेंगे, गलती से x y लिख दिया, u v। तो u का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, u बाय b1 c2 माइनस
B2C1, ये बीच में फॉर्मूला होता है माइनस का, इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, अब जैसे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे B1C2 B2C1 जो भी वैल्यूज है, वैल्यू को पुट करके अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा B1C2 44 इंटू माइनस 13, ठीक है, B1C2 44 इंटू माइनस 13 माइनस B2C1 है, तो B2 का वैल्यू कितना है 55 इंटू माइनस 10, तो ये रहा 55 इंटू माइनस 10। ठीक है, तो ये इसका कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से, तो ये माइनस 22 आ जाएगा। देखिए 44 इंटू माइनस 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 44 इंटू 13 करके देखते हैं, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 4 12 1 13 1 4 4 1 4 4 2 7 5 572। ये कितना आ रहा है माइनस 572, और ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 550। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 22 आएगा क्योंकि 572 बड़ा है। ठीक है, उस तरह से इसका भी करेंगे एंड इसका भी। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू मिलेगा। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया क्या प्रोसेस है, फिर ये कैलकुलेशन भी यहाँ पर, तो पूरा स्टेप बाई नहीं कर रहा हूँ, आप कॉपी में पूरा कर लीजिएगा इसको। तो u बाई, यहाँ से मैं उठाता हूँ, u बाई माइनस 22 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 110, चाहे तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 बाई 110, 11 2 जा 11 10 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो u इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा, एंड u फिर v इज इक्वल टू आ जाएगा सेम वे सॉल्व करके 1/11। तो u हमारा एक्चुअली क्या है, x माइनस वाई है ना, 1/x माइनस वाई। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 5, और उसी तरह से 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 11। अब यहाँ पर फिर आपको एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल गया है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको आप इजीली एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं। देखिए अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इसमें आपको क्या दिखेगा कि माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जा रहा है, 2x इज इक्वल टू 16, ये मिल गया 2x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 8, 2 इधर आ जाएगा तो 16/8 सॉरी 16/2 x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब ये x का वैल्यू आप इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, कहीं पर भी पुट कर दिए, y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये x और 8 एक्चुअली क्या था, हमने स्पीड अज्यूम किया था डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, मतलब बोट का और स्ट्रीम का। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, x क्या था स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल डिफरेंट टाइप, आज तक जो भी क्वेश्चन किए 3.2 में से 2 में, उसमें से बिल्कुल ये डिफरेंट टाइप है। ऐसा क्वेश्चन आपको 3.6 में और मिलेगा। आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं मेरे से पहले तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज तब हम जो है और भी इसको करेंगे। ठीक है, तो आपके पहुंच में अभी तीनों मेथड होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि कोई भी मेथड मतलब क्वेश्चन देख के आपको, जैसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जल्दी होना था तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लिया, तो इस तरह से आपको जो है सोच विचार करके फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 3.6 का सॉल्यूशन। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।